प्लांट किंगडम में लास्ट डिवीजन है फिफ्थ वाला एंजियोस्पर्म्स। फिफ्थ डिवीजन एंजियोस्पर्मी। स्पर्मी मतलब सीड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ पर ये भी सीडेड प्लांट है। ओके, और एंजियोस्पर्म को हम कॉमनली बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, डिवीजन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म्स are commonly called as flowering plants. ओके, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। मतलब आपको कोई भी प्लांट्स में फ्लावर दिखा, मतलब आप 100% बोल दो कि वो एंजियोस्पर्म है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी प्लांट में फ्लावर नहीं दिखा तो आप उसको बोलोगे कि यार ये एंजियोस्पर्म नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर 24/7 बाय 365 डेज आपको वहां पर फ्लावर नहीं मिलेगा किसी भी प्लांट पर। ओके, तो हो सकता है कि आज आपके घर पे रोज बुश है और उस पर फ्लावर नहीं आया, लेकिन हो सकता है बर्ड आ गई है तो कल के दिन फ्लावर आ जाए। ओके, क्लियर। कुछ फ्लावर्स, कुछ प्लांट सीजनल फ्लावरिंग करते हैं, पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावरिंग करते हैं। और 12th क्लास में हम पढ़ेंगे कि कुछ प्लांट तो जो है वो कुछ पर्टिकुलर ईयर्स का गैप के बाद में, टाइम पीरियड के बाद में फ्लावरिंग करते हैं, इंटर फ्लावरिंग पीरियड होता है। जैसे हम पढ़ेंगे कि एक नीलकुरंजी, ओके, नीलकुरंजी प्लांट होता है जिसका बायोलॉजिकल नेम है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये 12th क्लास का पार्ट है, बट आपको बता रहा हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट में कैसा रहेगा। तो उसमें एवरी 12 ईयर्स के बाद में फ्लावरिंग होती है, मतलब 12 साल तक वो प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता, तो आप उसको तब तक नॉन एंजियोस्पर्म थोड़ी बोलोगे। ओके, उसमें अगर लाइफ स्पैन में कभी भी फ्लावरिंग होती है तो आप उसको फ्लावरिंग प्लांट बोलोगे। लाइफ स्पैन में कभी भी एक बार एटलीस्ट होना ही चाहिए कभी भी। जैसे बाम्बू, ओके, बाम्बू की ग्रास तो सबने देखी होगी। बाम्बू, कोई है ऐसा स्टूडेंट जिसने बाम्बू नहीं देखा, बांस नहीं देखा? ओके, तो जो बाम्बू है, बाम्बू 50 ईयर्स में एक बार, मतलब अपनी पूरी लाइफ स्पैन में 50 to 100 ईयर्स ही उसका लाइफ स्पैन होता है, तो एक ही बार पूरी लाइफ स्पैन में एक ही बार फ्लावरिंग करता है। ओके, तो ऐसे भी कुछ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसमें आपको डेली फ्लावर नहीं दिखेंगे। ओके, कुछ में सीजनल फ्लावर होते हैं, कुछ में पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है ईयर्स का, और कुछ तो लाइफ स्पैन में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। ओके, ये फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म। सर यस बेटा। सर अभी जो आपने लिखा है इसके पहले पढ़ा है क्या सर अभी आपने? नहीं बेटा, यही पढ़ाया, बाकी क्वेश्चंस जो थे, डाउट जो थे, वो डाउट सॉल्व किए बच्चों के, दूसरे स्टूडेंट्स के। नेटवर्क इशू था सर इसमें। तो एंजियोस्पर्म को कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। लाइफ स्पैन में अगर आपको कभी भी किसी भी प्लांट में फ्लावर दिखे तो आप उसको फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। ओके, अब फ्लावर होता क्या है, फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावर क्या होता है, तो फ्लावर में मेनली 4 वॉल्स हो सकती है। A flower consists of 4 walls, 4 जो ग्रुप से बना हो सकता है। कौन कौन से 4 ग्रुप से 4 वॉल्स है? तो फर्स्ट ग्रुप जो सबसे आउटर मोस्ट होता है, सबसे आउटर मोस्ट वॉल को हम बोलते हैं कैलिक्स। सबसे बाहर वाला वॉल होता है कैलिक्स। ओके, कैलिक्स यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, यूजुअली ग्रीन कलर का, थोड़ा लाइट ग्रीन का भी हो सकता है, यूजुअली ग्रीन कलर का होता है कैलिक्स। और कैलिक्स की यूनिट्स को हम बोलते हैं सेपल्स। एक को बोलेंगे सेपल, मेनी को बोलेंगे सेपल्स, तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कैलिक्स कहते हैं बेटा। ओके, आपने देखा होगा ना, एक कोई फ्लावर अगर आप देख रहे हैं तो उसकी, समझ लो ये पेडिसिलेट फ्लावर है, उसका ये कहाँ पर है, तो
आप देखेंगे कि उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लैशी मास होता है, इस स्टेम का मॉडिफिकेशन, इसको हम थैलेमस कहते हैं। सेक्शन अगर कट करते तो आपको ये थैलेमस दिखेगा, और फिर यहाँ से आपको इस तरह से तार के साथ में इस तरह से यहाँ पर ऐसे आपको पैटर्न्स यहाँ पर दिखेंगे, ऐसे दिख सकते हैं या ऐसे ऐसे पोजीशन में हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे जो आपको मिलते हैं पहले इनको बोलते हैं सैपल्स, ठीक है, सिंगल को सैपल, मेनी को सैपल्स, और ग्रुप ऑफ सैपल जितने भी होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, जितने भी होंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से कवर करके रखेंगे चारों तरफ से, वहां पर कवरिंग ऐसा होगा, 3, 5, ओके। तो उनके ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स, सबसे बाहर होते हैं कैलिक्स। फिर कैलिक्स के बाद में सेकंड आउटर मोस्ट, मतलब ये आउटर मोस्ट के अंदर की तरफ है, सेकंड आउटर मोस्ट। तो हम आउटसाइड टू इनसाइड आ रहे हैं, आउटवर्ड टू इनवर्ड। सबसे बाहर की तरफ सैपल्स था, सैपल्स के ग्रुप को हमने कैलिक्स कहा। ऐसी नेक्स्ट यहाँ पर होते हैं फिर पेटल्स, ओके, पेटल्स जो आपको वहां पर, ठीक है, पेटल्स, पेटल्स के ग्रुप को जैसे हमने सेक्शन कट किया तो आपको ये पेटल्स दिखेंगे, सेक्शन नहीं कट किया तो फिर आपको इस तरह से फ्लावर में वहां पर दिखेंगे। तो इनको बोलते हैं पेटल्स, और पेटल्स के ग्रुप को वर्न को हम नाम देते हैं कोरोला, ओके, कोरोला, नॉट करेला, ओके, बिटर गार्ड बोल दोगे, करेला, ओके, कोरोला। तो सेकंड आउटर मोस्ट वॉल जो पेटल से बना होगा, पेटल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोला। फिर थर्ड एंड फोर्थ वॉल रिप्रोडक्टिव वॉल होते हैं, ओके, ये नॉन रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्शन में, इनमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मेल या फीमेल गैमेट्स नहीं बनता, लेकिन ये रिप्रोडक्शन से हेल्प कर सकते हैं, एसेसरी स्ट्रक्चर है फर्स्ट, ये दोनों एसेसरी, ओके, मतलब ये जैसे कलरफुल पेटल्स है तो इंसेक्ट को, बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं पॉलिनेशन के लिए, ऐसा, ठीक है। लार्ज पेटल्स है तो वाटर या एयर पॉलिनेशन जब हो रहा है तो उनके लिए वहां पर अच्छे से पोलन ग्रेन को उनके ऊपर एडहर करवाने के लिए पहले तो उनके सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। तो एसेसरी वॉल्स है, मेन रिप्रोडक्टिव वॉल्स नहीं है। मेन रिप्रोडक्टिव वॉल्स होती है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो थर्ड वॉल है एंड्रोशियम और फोर्थ वॉल गाइनोशियम वहां पर। तो एंड्रोशियम, एंड्रो मतलब मेल से रिलेटेड, तो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और इसको कॉमनली बोलते हैं स्टेमन, ओके, सिंगल को स्टेमन, मेन को स्टेमन्स। तो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, while गाइनोशियम, गाइनो मतलब फीमेल से रिलेटेड, गाइनोशियम इसको कॉमनली हम कार्पेल और पिस्टिल टर्म देते हैं, कार्पेल और पिस्टिल, और ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ग, ओके। तो एंड्रोशियम कैसा रहता है, एंड्रोशियम में फिलामेंट रहता है, एक स्लेंडर फिलामेंटस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम फिलामेंट ही बोल देते हैं। और उसके टिप पर एंथर मिलता है, ये एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं स्टेमन, जिसको हम टेक्निकल टर्म देंगे एंड्रोशियम, ओके, इट इज
एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वाइल गाइनोशियम को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं गाइनोशियम में पोलन ग्रेन को एडर करने वाला पार्ट स्टिग्मा, देन स्लेंडर ट्यूब लाइक, बट ये भी स्लेंडर ट्यूब लाइक पार्ट है बट ये हॉलो होता है फिलामेंट और ये टिश्यू से फिल्ड होता है स्टाइल, कुछ लोग इसको स्टील भी बोलते हैं। ओके एंड देन ओरी, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी, बल्ज आउट पार्ट ओरी। ओके एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, ओरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर एक फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक के अंदर एक फीमेल गैमेट बनता है। ओके बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन? Yes, sir. Okay, good. The angiosperm में मेनली दो फ्लावरिंग प्लांट्स में मेनली दो ही फैमिलीज, वहां पर दो ही क्लासेस होती है, मोनोकोटाइलेडनी एंड डाइकोटाइलेडनी। ओके एंजियोस्पर्म्स monocotyledony and dicotyledony इन दो क्लासेस से बिलोंग करते हैं। ओके दो क्लासेस होती हैं। मोनोकॉट्स में इनको शॉर्ट में बोलेंगे हम, इनके प्लांट्स को मोनोकॉट्स, मोनोकोटाइलेडनी क्लास के मेंबर्स को हम कॉमनली मोनोकॉट्स बोलते हैं और डाइकोटाइलेडनी के मेंबर्स को डाइकॉट्स बोलते हैं। ओके कुछ मोनोकोट और डाइकोट प्रोनाउंस करते हैं, ओके जिससे प्रोनाउंसिएशन से फिर आपका वहां पर मीनिंग भी रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि फिर आप कोट वहां पर प्रोनाउंस करते हैं तो फिर आप उसको कोट समझने लग जाते हैं। ओके ये ध्यान रखना। मोनोकॉट, कोट मतलब ये कोट है और सीड कोट का मतलब सीड कोट अलग होता है और सीड कॉट अलग होता है, क्योंकि कॉट आया है कोटाइलेडन से, कोटाइलेडन्स अलग होते हैं और सीड कोट अलग होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। सीड कोट का मतलब होता है सीड का कवरिंग, एक्सटर्नल कवरिंग, सीड का कवरिंग, वहां पर सीड का खुद का कवरिंग टेस्टा या टैगमन, तो 1 और 2 वहां पर सीड कोट हो सकते हैं। ये सीड कवरिंग को रिप्रेजेंट करता है, सीड कोट है ना। कोट हम बाहर से पहनते हैं, अगर आपको कोट वेयर करना हो तो हम बाहर से वेयर करेंगे। वाइल कोटाइलेडन, कोटाइलेडन एम्ब्रियो का पार्ट होता है, ओके एम्ब्रियो सीड के अंदर बनता है। कोटाइलेडन ये क्या है, कोटाइलेडन पार्ट ऑफ, सिंगल कोटाइलेडन है तो एक होगा, कोटाइलेडन तो 2 कोटाइलेडन मैक्सिमम हो सकते हैं। अ पार्ट ऑफ एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के पार्ट को हम कोटाइलेडन टर्म देते हैं। ओके ये आपको दोनों टर्म्स को ध्यान रखना है। सीड कोट मतलब बाहर का कवरिंग और कोटाइलेडन मतलब एम्ब्रियो का पार्ट, सीड के अंदर है वो। ओके दो अलग अलग चीजें हैं। आप मोनोकोट डाइकोट ऐसा बोल देते हैं तो उसमें फिर आपको वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है आप उसका मीनिंग समझने में। आप
वहां पर मोनोकॉट है क्योंकि ये कोटाइलेडन से आया है, और डाइकॉट है क्योंकि डाइकोटाइलेडन से आया है। ये उसको हमने वहां पर शॉर्ट बनाया उसको, तो शॉर्ट बनाया है डाइकॉट एंड मोनोकॉट। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल कोटाइलेडन। तो ऐसी सीड जिसके एम्ब्रियो में सिंगल कोटाइलेडन होगा, ओके, मोनोकॉट प्लांट्स मतलब सीड्स हैव ओनली वन कोटाइलेडन। ओके, तो एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स हम मेनली पढ़ते हैं बेटा, ओके, रेडिकल, प्लूम्यूल एंड कोटाइलेडन। तो उसमें भी प्लूम्यूल टिप, ओके, तो जो एक्सिस है वो वहां पर प्लूम्यूल टिप से आगे शूट बनेगा, प्लूम्यूल से शूट, ओके, स्टेम वाला पार्ट, अपर वाला पार्ट, वहां पर जो हाइपोकोटाइलेडन पार्ट होता है उससे रेडिकल, और रेडिकल से रूट बनती है, ओके। तो कोटाइलेडन जो एम्ब्रियो का पार्ट होता है उसके बेसिस पर हम एपिकोटाइलेडन, हाइपोकोटाइलेडन ये भी टर्म यूज करेंगे आगे जाकर के एम्ब्रियो में। तो एपी मतलब अबोव, हाइपो मतलब बिलो, ओके। तो एपिकोटाइलेडन मतलब अबोव दी कोटाइलेडन, कोटाइलेडन के ऊपर, और हाइपोकोटाइलेडन मतलब बिलो दी कोटाइलेडन, कोटाइलेडन वहां पर है और उसके नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइलेडन जो जिससे रेडिकल आएगा और रेडिकल से रूट आएगी। एपिकोटाइलेडन मतलब कोटाइलेडन के ऊपर वाला पार्ट जिससे आगे प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल से शूट सिस्टम, स्टेम वाला पार्ट बनेगा। ध्यान रखना, कोटाइलेडन अगर सिंगल है तो उसको हम मोनोकॉट सीड बोलते हैं, और ये मेनली ग्रासेस में मिलता है। जितनी भी ग्रासेस से बिलोंग करते हैं, व्हीट, राइस, मेज, शुगर कैन, ओके, ये सभी मोनोकॉट है, ओके। फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, मेज, शुगर केन, ओके, एक्सेट्रा, ये सभी मोनोकॉट्स। व्हाइल डाइकोटाइलेडन्स मतलब जिनकी सीड्स कंपोज्ड ऑफ 2 कोटाइलेडन्स। कोटाइलेडन का नंबर कितना होगा? 2 कोटाइलेडन्स होंगे। इनके एग्जांपल्स है मैंगो, नीम, ओके, पपाया। ऐसे सभी प्लांट जो गर्थी होंगे जिनका स्टेम बड़ा होगा उनको आप 100% डाइकॉट में लिख दो फिर वहां पर फ्लावरिंग प्लांट को। हाँ, तो जिम्नोस्पर्म के भी स्टेम गर्थी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ रहे हैं। तो ग्रासेस में स्टेम गर्थी नहीं हो पाता, उसको हम एनाटॉमी में रीजन पढ़ेंगे। वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ, ओके। प्राइमरी ग्रोथ मतलब इलोंगेट होना, लंबा होते जाना। प्राइमरी ग्रोथ मतलब लंबे होते जाना, इलोंगेट होते जाना, हाइट में बढ़ते जाना। और सेकेंडरी ग्रोथ मतलब थिकनेस बढ़ते जाना, गर्थ बढ़ते जाना, वेट बढ़ते जाना, ओके, स्टेम का ट्रंक बढ़ते जाना, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो मोनोकॉट्स में प्राइमरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो मोनोकॉट्स हमेशा थिन दिखेंगे, दुबले पतले दिखेंगे, ओके, है ना। ये डाइटिंग करते रहते हैं, ओके। तो थिन दिखेंगे आपको, दुबले पतले, ओके। उनके स्टेम बहुत ही थिन रहेंगे, ज्यादा थिक नहीं रहेंगे। ज्यादा शुगर केन या मेज का स्टेम जो है वो फ्यू इंचेस थिक रहता है, लेकिन मैंगो का, है ना, फीट में रहेगा। मैंगो के स्टेम की थिकनेस ज्यादा होगी ट्रंक की उसकी, ऐसे आप वहां पर फ्लावरिंग प्लांट जिनके स्टेम की थिकनेस ज्यादा दिख रही है आपको, सबको आप एग्जांपल में यहाँ पर दे सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह सब। अब मेन आप कैसे पहचानोगे कि कोई सीड मोनोकॉट है या डाइकॉट है? तो आपको एम्ब्रियो देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप में,
अब आपको माइक्रोस्कोप नहीं है आपके पास में, तो क्या आप पता कर सकते हैं कि कौन सी सीड मोनोकॉट और कौन सी डाइकॉट है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई सीड लेना पड़ेगी, ओके, और कोई सीड लेकर के आप वहां पर देखेंगे तो इसमें मोनोकॉट है या डाइकॉट सीड है। ओके, तो जैसे मेरे पास में अभी यहाँ पर आपको शायद अगर दिखे तो मैं कैमरा के पास में ले जाने की कोशिश करता हूँ, ये कुछ सीड्स है, ओके, रेपसीड, अलसी की सीड बोलते हैं इसको, दिख रहा है क्या कुछ? जवस, जवस मराठीमध्ये जवस म्हणतात, हिंदी में अलसी की सीड दिख रही क्या? यस सर, यस सर। ओके, ये सीड है, ठीक है। इस सीड को अगर मैं प्रेस करूं, दबाने की कोशिश करूं, पहली बात तो ये बहुत छोटी है तो प्रेस होने में दिक्कत आएगी। सेकंड थिंग है कि ज्यादा प्रेस करने पर ये टूटेगी तो सही, लेकिन इक्वल टू हाउस में नहीं टूटेगी, ओके, इक्वल टू हाउस में नहीं टूट रही है। लेकिन अगर मैं किसी पीनट सीड को तोड़ूं, ओके, पीनट सीड को अगर हम ब्रेक करते हैं, ओके, तो वो इक्वल हाउस में टूटेगी या नहीं टूटेगी? छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूटेगी क्या? टूटेगी सर। इक्वल हाउस में टूट जाएगी ना वो, ओके। तो जो इक्वल हाउस में टूट रही है मतलब उसमें दो कोटाइलेडन है, इसलिए वो ब्रेक हो गए, ओके। तो आप अगर किसी सीड को प्रेस करके देख रहे हैं और वो इक्वल टू हाउस में ये ब्रेक हो रही है, जैसे पीनट सीड हमने बोला, ग्राउंडनट की सीड, ओके, ऐसे ही आप पल्सेस देखते हैं, दालें, तो वो भी जैसे ग्रीन ग्राम है, चना वगैरह है, तो चने की दाल में आप देखते तो दाल आपको जो रहती है वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में मिलती है क्या ज्यादातर, या फिर आप जब लाते हैं मार्केट से तो वो ऐसे इक्वल हाउस में मिलती है, दो दो पार्ट्स में? सर इक्वल हाउस, इक्वल हाउस में मिलती है ना, मतलब ये सभी पल्सेस भी कैसी है? डाइकॉट, ओके। जितने भी पल्सेस की सीड्स है वो सभी किसका एग्जाम्पल है? डाइकॉट सीड। तो पी, ओके, चिक पी, ओके, स्वीट पी, काउ पी, ओके, ब्लैक पी, ओके, ग्रीन ग्राम, ओके, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये हो जाएंगे डाइकॉट के एग्जाम्पल, है ना। मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, ओके, और क्या बोलते हैं आप, मटर, है ना। बटले म्हणतात आपण त्यांना, ठीक है। तो ऐसे जो भी आप वहां पर इनको देखेंगे और जिस भी सीट को आप देखो और थोड़ा प्रेशर दे करके देखो, अगर वो इक्वल हाउस में टूट रही है तो वो आपको एक थ्योरेटिकली आपको मतलब आप समझने के लिए थोड़ा सा ये है कि वो डाइकॉट है। और अगर नहीं टूट रही है तो आप अगर वो जैसे आप वीट को राइस को इनको ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो इनके छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे, हमेशा इक्वल हाउस में नहीं टूटेंगे वो, तो फिर वो मोनोकॉट। तो आप ऐसे आपके लिए पता कर सकते हैं कि कौन सा मोनोकॉट सीड है और कौन सी डाइकॉट सीड है। लेकिन आपको अगर 100% पता करना है तो आपको माइक्रोस्कोप में एम्ब्रियो देखना पड़ेगा। एम्ब्रियो के अंदर एक कोटाइलेडन है तो मोनोकॉट, और अगर दो कोटाइलेडन है तो डाइकॉट, ओके, ठीक है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट इस तरह से। मोनोकॉट में जनरली जो लीव्स मिलती है उसमें वेनेशन, मोनोकॉट में जो वेनेशन मिलेगा, वेनेशन, वेनेशन मतलब कोई बताएगा वेनेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, लीव्स का स्ट्रक्चर। नहीं, लीफ का स्ट्रक्चर नहीं बेटा, लीफ पर वेन का प्रेजेंस होना, ओके। तो अगर हम यहाँ पर एक मोनोकॉट लीफ बनाए और एक डाइकॉट लीफ बनाए, मोनोकॉट मतलब ये ग्रास की लीफ है कोई ऐसी स्लेंडर या पर नैरोवर लीफ, ये किसी ग्रास की लीफ है, ओके, ये ग्रास की लीफ, और ये डाइकॉट की लीफ, ओके, ये डाइकॉट की लीफ।
तो ये उसकी मिड्रिप, मिड्रिप मतलब मेन वेन, सेंट्रल वाली वेन। वेन को मैं अलग ही कलर में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो उसको डिस्टिंग्विश करने में। ब्लैक कलर में बता देता हूँ। ये इसकी मिड्रिप, मेन वेन, और ये इसकी मिड्रिप, मेन वेन। ओके, वेनेशन मतलब वेन का अरेंजमेंट, वेन कैसे प्रेजेंट है लीफ में, उसको बोलते हैं वेनेशन। ओके, तो मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन मतलब वेन्स कैसी होगी, जो सेकेंडरी वेन्स होगी मिडरिप के अलावा, वो मिडरिप के पैरेलली अरेंज होगी। ओके, पैरेलली। तो अब सेकेंडरी लीव्स को मैं यहाँ पर रेड कलर से दिखा देता हूँ ताकि आपको वहाँ पर डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो कौन सी प्राइमरी मिडरिप है और कौन सी इसके अलोंग जा रही है, ऐसी। ठीक है, क्लियर? ऐसी वहां पर प्रेजेंट रहेगी, उसके साथ में पैरेलली प्रेजेंट रहेगी। थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा बना देते इसको ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ये मैंने बनाई थी, ज्यादा भी बड़ा नहीं बना सकते क्योंकि लीव ज्यादा वाइड नहीं रहती। ओके ना, जिसके कंपैरिजन में आप उसको ज्यादा वाइड बना देते हैं। फिर ये ड्रिप मेन वेन, और ये पैरेलल वेन्स उसके साथ में जा रही है, पैरेलल सेकेंडरी वेन्स पैरेलली अरेंज। ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं यहाँ पर पैरेलल वेनेशन। व्हाइल डाइकॉट लीफ में कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। वेरी गुड, रेटिकुल। रेटिकुल का मतलब क्या होता है बेटा, रेटिकुल का मतलब होता है नेटवर्क। ओके, नेटवर्क, नेट लाइक नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्म, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब वो नेटवर्क लाइक है साइटोप्लाज्म के अंदर, और खुद के अंदर उसने साइटोप्लाज्म का जो पार्ट उसने खुद के अंदर कवर करके रखा है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। ओके, इसलिए उस सेल ऑर्गेनल को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो रेटिकुलम या रेटिकुलेट इसका मतलब है नेटवर्क लाइक, नेट लाइक, जाल के जैसा। तो यहाँ पर अब ये जो सेकेंडरी वेन्स है मिडरिप से निकलने वाली, ये यहाँ पर नेटवर्क लाइक बना देगी, ऐसा नेट लाइक बना देगी। इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, क्लियर? तो मोनोकॉट की लीफ, ये मोनोकॉट की लीफ है, ए मोनोकॉट लीफ और बी डाइकॉट लीफ। ओके, और ये बी डाइकॉट। ओके बेटा, इसको दोनों को अलग कर देते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ। ओके बेटा, तो इस तरह से यहाँ पर वेनेशन होता है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। Sir, done. ओके, गुड बेटा। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर, कॉटलिंडन का मेन वर्क तो फूड स्टोर करना होता है ना? उन सीड में, जिन सीड में एंडोस्पर्म फूड स्टोर नहीं कर पाता। ओके, तो दो तरह की सीड्स पढ़ेंगे बेटा हम लोग, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड।
तो जो एंडोस्पर्मिक सीड होती है उनमें एम्ब्रियो के साथ में एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन के लिए होता है, तो एंडोस्पर्म में न्यूट्रिशन होता है, ओके। लेकिन दो सीड जिसमें एंडोस्पर्म पूरा यूज्ड अप हो गया है, कंज्यूम हो गया है एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के टाइम पर, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पर, उनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और उन सीड्स में फिर कोटाइलेडन में फूड स्टोर होता है, जैसे पी, ओके, मटर, बटले, ओके। तो मटर में वहां पर क्या होगा, उसकी सीड में कोटाइलेडन में फूड स्टोर्ड है, क्योंकि जो एंडोस्पर्म था वो एम्ब्रियो बनते बनते पूरा कंज्यूम हो गया, पूरा खत्म हो गया। तो हम न्यूट्रिशन के लिए, आगे के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए फूड किस में रखें, तो कोटाइलेडन में रखते हैं, ओके। तो फूड स्टोरेज के लिए एक अल्टरनेटिव स्टोरेज पार्ट है कोटाइलेडन, अल्टरनेटिव। इफ एंडोस्पर्म may not pursue after embryo development, then कोटाइलेडन वो पार्ट है जिसमें फूड स्टोरेज हो सकता है, ओके बेटा। ओके सर, बट ये डाइकॉट में भी पॉसिबल है क्या? ऑब्वियसली मोनोकॉट में भी, डाइकॉट में भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एंडोस्पर्मिक सीड ओनली मोनोकॉट में मिलेगी या ओनली डाइकॉट में मिलेगी, ऐसा नहीं है, उसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे, ओके। ओके सर, फ्यू थैंक सीड्स एंडोस्पर्मिक होती है, फ्यू नॉन एंडोस्पर्मिक होती है, ओके बेटा। ना पूछ सकते हैं कभी क्वेश्चन, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, ये तो देख लिया हमने मोनोकॉट और डाइकॉट के ऊपर। अब हम इसकी एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर आते हैं। तो एंजियोस्पर्म की दो स्पेशलिटी होती है, दो ऐसी मेजर कैरेक्टरिस्टिक है जो ओनली एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, ओके। टू मेजर कैरेक्टर्स जो ओनली एंजियोस्पर्म के हैं, उसके अलावा किसी भी दूसरे प्लांट के नहीं है, ओके। अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में ये दोनों कैरेक्टर नहीं मिलेंगे। कौन से कैरेक्टर है? फर्स्ट कैरेक्टर है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको, पहले लिख लो कि ये दो कैरेक्टर्स ओनली एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। ये दो कैरेक्टर मिले मतलब वो 100% एंजियोस्पर्म। फिर आपने उसमें उसको आपको फ्लावर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एंड डबल फर्टिलाइजेशन, double fertilization. This unique character only belongs to angiosperm flowering plant. Okay, 7-celled 8-nucleated embryo sac. अभी तक हम गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट ये टर्म पढ़ रहे थे बेटा। तो हमने ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट का नाम पढ़ा था, वहां पर प्रोथैलस इसमें, और उसमें फिलामेंटस क्या रहेगा, प्रोटोनेमा। तो प्रोटोनेमा एंड लीफी स्टेज हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ी थी गैमेटोफाइट को। फिर टेरिडोफाइट में हमने उसको प्रोथैलस गैमेटोफाइट को कहा। और इन दोनों में, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को हम वही नाम देते हैं। पहली बार हमने जिम्नोस्पर्म्स में मेल गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन कहा। तो पोलन ग्रेन जिम्नोस्पर्म में भी मिलते हैं और एंजियोस्पर्म में भी मिलते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का, मेल गैमेटोफाइट of angiosperm also called as pollen grain, इसको भी हम पोलन ग्रेन बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट। और पोलन ग्रेन के अंदर, एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं। 1 पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 एक्टिव मेल गैमेट्स, बोथ एक्टिव होते हैं, दोनों के दोनों एक्टिव हैं। तो दोनों के दोनों कोशिश करेंगे कि फ्यूजन दोनों कर सके, लेकिन फीमेल गैमेट तो एक ही है, तो एक ही, तो वहां पर प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमेट का। तो सेकंड का क्या होगा, इसलिए हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। बट जैसे हमने बोला मेल गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन बोलते हैं, ब्लड स्ट्रक्चर, वैसे फीमेल गैमेटोफाइट को, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। ये जो एम्ब्रियो सैक हमने लिखा है, ये एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब इसके अंदर फीमेल गैमेट होगा। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक
और एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है एक एग, मतलब फीमेल गैमेट। ओके, बट हमने कहा कि वो एम्ब्रियो सैक कैसा है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। देखो हम उसको बनाते हैं, ये एम्ब्रियो सैक। ओके, ये कैसे बनता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ये आपको 12th क्लास में प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसमें एक्सप्लेन कर। अभी आपको बस इतना देखना है कि एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर 2 एंड्स है और एक एंड पर यहाँ पर तीनों पैरेलली अरेंज सेल्स को, 3 सेल्स यहाँ पर पैरेलली अरेंज है, इन तीनों सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। और ये कितनी सेल्स है, 3 सेल्स है, तीनों को हम बोलेंगे 3 एंटीपोडल सेल्स। ओके, बस आपको अभी यहाँ पर इतना याद रखना है स्ट्रक्चर और एम्ब्रियो सैक में 7 सेल इंटीग्रेटेड कंडीशन को कैसे बनता है, क्यों उनको नाम देते हैं। ओके, चालेजा की तरफ होती है एंटीपोडल सेल, माइक्रोपाइल की तरफ एग एपरेटस होता है, ये सब आपको 12th क्लास में वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको एंजियोस्पर्म में ये होता है 7 सेल इंटीग्रेटेड, तो इसका डायग्राम भी कभी कभार आ जाता है आपको। फिर दूसरे एंड पर, दूसरे पोल पर, जिसको हम 12th क्लास में माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे, उस पर 3 सेल्स होती है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट अलग होती है। ये तीनों पैरेलली अरेंज थी, यहाँ पर 2 पैरेलली अरेंज सेल्स को हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। यहाँ पर 2 सिनर्जिड सेल्स, और एक जो उनके ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पर सिनर्जिड के कांटेक्ट में, वो उसको बोलते हैं हम एग सेल। ओके, तो 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड, मतलब एक फीमेल गैमेट है और 2 सिनर्जिड सेल्स हैं, इनको मिला करके हम बोलते हैं कि ये 3 सेल वाला स्ट्रक्चर है एग एपरेटस। तो एग एपरेटस ये नाम देते हैं, ये 3 सेल वाला हो गया, इसमें एक फीमेल गैमेट है और 2 सिनर्जिड सेल्स है। तो 3 + 3 6 सेल्स हो गई, और 6 में हर एक में हमने एक एक न्यूक्लियस दिखाया है, तो 6 सेल्स में 6 न्यूक्लियस हो गए। हमें 7 सेल्स में 8 न्यूक्लियाई दिखाने, तो अब एक ही सेल बची और 2 न्यूक्लियाई, नाइंसाफी है। बट अब यहाँ पर बाकी पूरा जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, और इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक इस पोल से आता है और एक इस पोल से आता है। 4 सेल्स में से एक सेल का न्यूक्लियस इधर आ जाता है 4 न्यूक्लियाई में से, और इस तरह से ये 2 न्यूक्लियाई, इनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, तो सेंट्रल सेल एक है लेकिन न्यूक्लियाई 2 है उसमें। इस तरह से ये टिपिकल एम्ब्रियो सैक ओनली एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। ओके बेटा, अब ये बताओ, तो 2 मेल गैमेट्स हैं, तो कोलन ट्यूब जब बनेगी तो एक के साथ में पहला डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो पहला फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट का, फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज होता है फीमेल गैमेट एक सेल के साथ में, दोनों NN है, इसका रिजल्ट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट 2N। ये हो गया 2 फर्टिलाइजेशन। ओके, लेकिन सेकंड मेल गैमेट भी एक्टिव है, वो भी फ्यूजन करने की कोशिश करेगा, एक्टिव है तो, लेकिन फीमेल गैमेट नहीं बचा। तो फीमेल गैमेट के बाद वाली सेल बचती है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल मेल गैमेट में हैप्लॉइड है N, लेकिन सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लिया है N + N। ओके,
दोनों फ्यूज नहीं हुए हैं, नहीं तो हम उसको 2n बोल देते हैं, n+n। तो सेंट्रल सेल के पास में n+n है। जब ये तीनों का फ्यूजन हो जाएगा तो n तीनों फ्यूज हो गए, तो 3n वाली सेल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल यूज करते PEC, और ये ट्रिप्लॉइड रहेगी 3n। ओके, तो ये 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, जिसमें से पहला फर्टिलाइजेशन ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा सिंगैमी, ओके, ट्रू फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का, लेकिन दूसरा सूडो हुआ, फॉल्स हुआ, सूडो फर्टिलाइजेशन। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हुए इसलिए ट्रिपल फ्यूजन। और एक वेजिटेटिव सेल पार्टिसिपेट कर रही है, सेंट्रल सेल, ये गैमेट नहीं है, वेजिटेटिव सेल है, इसलिए वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। ये 12th क्लास में डिटेल में है आप लोगों को, अभी बस ये कैरेक्टर्स है, इसलिए आपको समझा दिए कि आप लोग केवल कैरेक्टर्स ऊपर के ऊपर थ्योरी में पढ़ लेते हो, फिर उसका मीनिंग नहीं पता होता तो फिर उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये एंजियोस्पर्म से रिलेटेड कैरेक्टर्स हो गए बेटा, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन सर। अब आपको होमवर्क है, एनसीईआरटी में लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म दिया है, ओके, वो डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। उसमें मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम, ये 2 टर्म्स हमने अभी तक वहां पर डिस्कस नहीं की है। तो मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम का मतलब है जिसमें स्पोर बनता है, तो मेगास्पोरेंजियम में कौन सा स्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा या मेगास्पोर बनेगा बेटा? नाम उसका है मेगास्पोरेंजियम, तो उसमें कौन सा स्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर? मेगास्पोर। मेगास्पोर। मेगास्पोरेंजियम को हम कॉमनली ओव्यूल बोलते हैं, मतलब ओव्यूल से सीड बनेगी फाइनली, ओके। और दूसरा है माइक्रोस्पोरेंजियम, तो माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर के अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में कौन सा स्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर? माइक्रोस्पोर। बस, तो माइक्रोस्पोर आगे पोलन ग्रेन बनाएगा और मेगास्पोर आगे जा करके एम्ब्रियो सैक बनाएगा, ठीक है, और फ्यूजन होकर के जाइगोट और एंडोस्पर्म बनेगा, जो सीड के अंदर ओविल से सीड बन जाएगा। सीड को जब सोविंग करेंगे तो सीड से सीडलिंग, सीड से जर्मिनेशन होकर के रेडिकल प्रीमिल निकलेंगे, सीड से सीडलिंग, सीडलिंग से प्लांटलेट, प्लांटलेट से प्लांट बनेगा, और जो प्लांट बनेगा प्लांट स्पोरोफाइटिक रहेगा 2n, तो रूट, स्टेम, लीव्स 2n रहेगी। फिर उसमें गैमेटोफाइट डेवलप होगा, ओके, स्पोरोजेनेसिस होगा फिर उसमें। तो माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर, हैप्लॉइड स्पोर, और स्पोर से हैप्लॉइड पोलन ग्रेन, ओके, पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। ऐसे ही मेगास्पोरेंजियम, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल मतलब मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनेगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग है, तो पॉलिनेशन होगा, पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब से मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक के अंदर आएंगे, ओके। इस तरह से लाइफ साइकिल चलेगा। क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट हो गया है? यस सर। ओके, अब हम पढ़ते हैं लास्ट वाला पार्ट, लाइफ साइकिल पैटर्न। तो सभी डिविजन्स में, 5 डिविजन्स में हमने जो लाइफ साइकिल देखी सबकी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसमें 3 तरह के पैटर्न बन रहे लाइफ साइकिल, ओके, 3 तरह के लाइफ साइकिल पैटर्न बनते हैं। लाइफ साइकिल पैटर्न हमने 5 डिविजन्स पढ़े। कौन कौन से 5 डिविजन्स पढ़े बेटा हमने? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, अलगी, प्लांटी। हमने 5 पढ़े। पहला पढ़ा अलगी, सेकंड पढ़ा ब्रायोफाइटा, थर्ड डिवीजन पढ़ा हमने टेरिडोफाइटा, ओके, देन 4 जिम्नोस्पर्मी, और अभी पढ़ा हमने 5th वाला एंजियोस्पर्मी। तो 5 डिविजन्स हमने पढ़े प्लांट के, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। अब इनमें हमने जो लाइफ साइकिल पैटर्न देखा अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का, उसके बेसिस पर हम 3 टाइप के लाइफ साइकिल पैटर्न बताते हैं। एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न,
पैटर्न, हैप्लॉन्टिक। दूसरा बताएंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न, और थर्ड बताएंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न। ओके, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके, हैप्लॉन्टिक का मतलब है जिसमें लाइफ साइकिल में मोर देन 90% पार्ट जो लाइफ स्पैन का रहेगा किसी भी प्लांट का, मोर देन 90 और मोर देन 90% पार्ट हैप्लॉइड स्टेज आएगी वहां पर। ओके, तो उसको बोलेंगे हैप्लॉन्टिक। ओके, ऐसे डिप्लॉन्टिक के लिए क्या बोलेंगे बेटा, बताओ जल्दी। ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन क्या होना चाहिए यहाँ पर? अब डिप्लॉयड स्टेज। डिप्लॉयड स्टेज, डिप्लॉयड स्टेज। यस, डिप्लॉयड स्टेज, 2n वाली स्टेज। डिप्लॉयड वाली स्टेज जिसमें ज्यादा होगी, हैप्लॉयड वाली नहीं के बराबर होगी, उसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न बोलेंगे उन प्लांट्स के लिए। जिन प्लांट्स के लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड स्टेज ज्यादा होती है, ओके, बहुत टाइम तक दिखती है, और डिप्लॉयड स्टेज कुछ ही टाइम पीरियड के लिए दिखती है, उसको हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न शो कर रहा है ऐसा बोलेंगे। लेकिन ऐसे प्लांट जिनमें दोनों लाइफ साइकिल पैटर्न में अच्छा टाइम पीरियड 60-40%, ओके क्लियर, तो जिसमें हैप्लॉइड स्टेज, गैमेटोफाइटिक स्टेज एज वेल एज डिप्लॉयड स्टेज, स्पोरोफाइटिक स्टेज, बोथ जो है वो आपको अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए विजिबल दिखती है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हम, ये बहुत कम टाइम पीरियड के लिए दिख रही है। both have long lifespan. Okay, both cover long time or long period of lifespan. तो लाइफ स्पैन में दोनों, अगर वहां पर हैप्लॉइड स्टेज 60% पार्ट लाइफ स्पैन का कवर कर रहे हो, 40% डिप्लॉन्टिक, या फिर डिप्लॉन्टिक 60% और हैप्लॉन्टिक 40% के आसपास, तो निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अरे 40% को निग्लेक्ट कर सकते हैं क्या हम? हाँ, नो। कुछ स्टूडेंट 40% पे पास हो जाते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं 40% पे पास? यस। हाँ, तो फिर उसको निग्लेक्ट करेंगे क्या हम? ओके, तो इस तरह से निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 40% वाले पार्ट को भी, 60 और 40% ऐसा है तो दोनों को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मेनली अलगी में दिखता है, कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर, उनको छोड़ करके, इसलिए मोस्ट ऑफ दी अलगी ऐसा लिखेंगे हम पहले। मैं बस इतना बता देता हूँ पहले, फिर एक्सेप्शन वाली बता दूंगा। मोस्टली एल्गी में दिखेगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में दिखेगा मोस्टली वहां पर। तो ऑल जिम्नोस्पर्म एंड ऑल एंजियोस्पर्म ऐसा लिखना है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, बस केवल अलगी में एक्सेप्शन याद रखना है आपको, बाकी किसी में एक्सेप्शन नहीं है। तो ऑल जिम्नोस्पर्म्स and all angiosperms, okay, इनमें। लेकिन इनमें कुछ अलगी भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर सकते हैं, उनके एग्जांपल लिखेंगे हम लास्ट में। हम पहले लिख लेते हैं कि डिवीजन में ज्यादातर किसमें दिखता है, तो ऑल जिम्नोस्पर्म, ऑल एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मोस्ट ऑफ द अलगी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ओके। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ऑल ब्रायोफाइट्स
एंड ऑल टेरिडोफाइट्स। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है लाइफ साइकिल में कि ब्रायोफाइट्स में हैप्लॉइड स्टेज 60% एंड डिप्लॉन्टिक स्टेज 40%, लेकिन इसका जस्ट वाइस वर्सा, ठीक है, जस्ट ठीक अपोजिट हम बोलेंगे टेरिडोफाइट्स के लिए। टेरिडोफाइट्स में 60% स्टेज डिप्लॉन्टिक होती है और 40% हैप्लॉन्टिक। तो अलगी के लिए आप जब देखोगे तो एनसीईआरटी में जैसे डायग्राम बनाया, मैं आपको सिंपली बना करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर अलगी में ओनली जो जाइगोट वाली स्टेज है, जाइगोट टू एन बनता है। ओके, तो मेल एंड फीमेल के गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट जो बनता है वो डिप्लॉइड यहाँ पर बनेगा, लेकिन उसमें फिर मियोसिस हो जाती है। जाइगोट में इमीडिएटली मियोसिस हो जाती है और मियोसिस होने से यहाँ पर हैप्लॉइड यहाँ पर अलगी बन जाती है। जो हैप्लॉइड अलगी फिर वेजिटेटिव ग्रोथ करते रहते हैं, मैच्योर बन जाते हैं, थैलस बना लेते हैं पूरा अपना। ओके, सिंगल सेल वाले ही रहेंगे लेकिन थैलस बना लेंगे हर एक एक से एक थैलस बना लेंगे। ओके, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं अलगी, तो यहाँ पर ये सेल्स बन गई हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस से, और इससे फिर ये ग्रोथ करेगा और थैलस बनाएगा। अब थैलस यूनिसेलुलर भी हो सकता है या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ये अलगी पड़े हैं, रेड अलगी में और कुछ ब्राउन अलगी में मल्टी सेलुलर होता है, ग्रीन अलगी में मोस्टली यूनिसेलुलर होता है। फिर ये जो थैलस है वो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ओके, फिर आइसोगैमी या एनाइसोगैमी, फ्लैजेलेटेड आइसोगैमी या नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमी, सबको हमने रिप्रेजेंट किया है। और फिर फ्यूजन होकर के, फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बनाएगा। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में तो आप लिख सकते हो वहां पर, ठीक है, ये बनाएगा। इसका मतलब है कि ओनली जाइगोट कुछ ही टाइम पीरियड के लिए आया, बाकी पूरे लाइफ स्पैन में हैप्लॉइड स्टेज, एन वाली स्टेज का डोमिनेंस है। ओके, इसलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। क्लियर है बेटा? ऐसे ही हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में के लिए भी पढ़ा है कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉइड स्टेज वहां पर बड़ी रहेगी। ओके, हैप्लॉइड स्टेज बस केवल पोलन ग्रेन, ओके, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आ रहे हैं कुछ देर के लिए और उनमें गैमेट्स बनेंगे, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना है, जिस भी रिप्रेजेंटेशन में आपको ज्यादातर डिप्लॉइड स्टेज मिलेगी और हैप्लॉइड स्टेज ओनली गैमेटोफाइट वाली मिलेगी, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट वाली। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन बनेंगे मेल गैमेटोफाइट और उधर एम्ब्रियोसैक बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, फिर माइक्रोस्पोरेंजिया में वहां पर माइक्रोस्पोर बनेंगे, मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर बनेंगे, तो स्पोर भी हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, स्पोर हैप्लॉइड। ओके, स्पोर ओके, तो उनसे फिर आगे जो गैमेट बनेंगे गैमेटोफाइट से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से, वो गैमेट भी हैप्लॉइड। ओके, लेकिन वो फ्यूजन कर जाएंगे। तो ये तीनों बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होते हैं। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में पोलन ग्रेन आया तो पोलन ग्रेन वहां पर कोई ऐसा 2, 4, 10 महीने थोड़ी रहने वाला है। पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन बना के एंथर डिहाइस हो जाता है, एंथर फूट जाता है और पोलन पॉलिनेशन हो जाता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा पर। ओके, तो बहुत कम दिनों में हो जाता है, जबकि वो प्लांट तो ईयर्स तक सर्वाइव करेगा, तो पोलन ग्रेन कुछ ही टाइम पीरियड तक आ रहा है। तो मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेट्स, ये बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आ रहे हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। मतलब यहाँ पर डिप्लॉइड स्टेज बहुत ज्यादा होगी। ओके, गैमेटोफाइट, स्पोर्स, गैमेट्स, ये शॉर्ट टाइम के लिए होंगे। तो गैमेटोफाइट, गैमेट, स्पोर, ये जहां पर आपको दिखाने हैं वो पार्ट होगा हैप्लॉइड और बाकी दूसरा पार्ट होगा डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड पार्ट बहुत ज्यादा है और ये हैप्लॉइड पार्ट बहुत कम है, इसलिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हम पढ़ चुके हैं कि गैमेटोफाइट बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक सर्वाइव करता है। ब्रायोफाइट में तो 60% टाइम पीरियड लेंगे हम वहां पर, उसके ऊपर स्पोरोफाइट बनेगा, फिर आगे स्पोरोफाइट भी सर्वाइव करेगा। ओके, तो दोनों में से किसी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते।
ओके, गैमेटोफाइट के स्टेजेस आपको पता है, ओके, हैप्लॉइड स्टेजेस पता है, गैमेटोफाइट, उसके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेंगे ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में, एंथ्रेडियम आर्किगोनियम, उसके अंदर गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, और ये स्पोर से स्टार्ट होता है, तो स्पोर, गैमेटोफाइट, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड गैमेट, तो इनको टाइम पीरियड लग जाता है यहाँ पर, ओके, अच्छा खासा। तो ब्रायोफाइट में 60% लाइफ स्पैन लग जाएगी इनको, गैमेटोफाइट वहाँ पर रुके रहेंगे हमेशा के लिए, और टेरिडोफाइट में 40% लाइफ स्पैन का पार्ट, ओके। फिर बाकी जो स्पोरोफाइटिक स्टेजेस है वो डिप्लॉइड, ओके। ब्रायोफाइट में फूड सीटा कैप्सूल आएंगे और टेरिडोफाइट्स में लीव्स वगैरह आएगी, ओके। तो इस तरह से हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एनसीईआरटी में तीनों के डायग्राम दिए हैं, वो भी आपको बनाने हैं एनसीईआरटी से, ओके। कोई भी डाउट हो तो कल के दिन पूछ लेना आप लोग, ठीक है। आपको 2 डायग्राम्स बनाने हैं, एक तो इनके तीनों के डायग्राम लाइफ साइकिल पैटर्न के एनसीईआरटी में जो दिए हैं, और सेकंड आपको दिया है एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल का पैटर्न, ओके बेटा। Yes, sir. ओके, अब कुछ एल्गी जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं दिखाते, तो फ्यूकस, ओके, फ्यूकस वाला जो अलगा है, फ्यूकस वाले को आप लिखोगे वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, ओके। फ्यूकस अलगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के साथ में, while ectocarpus and polycythemia आप हैप्लॉन्टिक में लिखोगे। तो सम अलगी यहां पर भी आएंगे, लाइक ectocarpus एंड polycythemia, ओके। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करेंगे। यहाँ पर भी सम अलगी आएंगे, जिसमें से आपको एग्जांपल पूछा जाता है फंगस, सॉरी फ्यूकस में, सम अलगी लाइक फ्यूकस, ओके। फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। उसके अलावा कोई भी एग्जांपल अगर आपको दे दिया, ओके, एनसीईआरटी से कोई भी एग्जांपल दे दिया, तो आप उसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में शो करोगे अलगी, ओके। इन तीनों को याद रखोगे। फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, ओके। डिप्लॉयड रहता है वो, डिप्लॉयड अलगा का एग्जांपल हो जाएगा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, और एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की भी मैं सर को बोल देता, वो आज आपको प्रैक्टिस शीट दे देंगे, वो भी सॉल्व कर लेना। कल के दिन कोई भी डाउट बचे आप लोगों को, कल के दिन डाउट क्लास में पूछ लेना बेटा, ओके। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? Yes. गुड। Yes, sir. आज जो पढ़ा समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. गुड, है ना। अच्छे से प्रिपरेशन करना। बेस्ट ऑफ लक संडे के टेस्ट के लिए। बायो में अच्छे मार्क्स होना चाहिए, 200 और मोर देन 200 मार्क्स आना चाहिए सबके, ओके। कोशिश तो रहेगी ना सबकी? Yes, sir. Yes. गुड, ओके बेटा। कोई भी डाउट हो तो कल के दिन पहले तो आप लोग एनसीईआरटी और क्लास के नोट्स में से पहले पढ़ लेना। अगर डाउट क्लियर ना हो तो कल के दिन डाउट क्लास में आप लोग आपके डाउट पूछ लेना, ओके। 2 होमवर्क बोले हैं वो आपकी कॉपी में होना चाहिए, ओके। आज ही कंप्लीट करना है। कौन कौन से 2 होमवर्क बोले हैं? लाइफ साइकिल, एंजियोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल है उसका डायग्राम एनसीईआरटी से, और दूसरा हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये जो लाइफ साइकिल पैटर्न है इन तीनों के डायग्राम, ओके। किसी को भी कोई दिक्कत हो कल पूछ लेना। बाय बेटा, टेक केयर। सर डीपीपी कब भेजोगे? डीपीपी बेटा मैंने सर को बोल दिया है, सर को तो वैसे मैंने दोनों डीपीपी साथ में भेज दी थी, तो उनको शायद दूसरी भी डीपीपीएस बनानी होगी, तो इसलिए उन्होंने एक तो सेंड कर दी थी आपको टेरिडोफाइट्स तक। मैं आज उनको रिमाइंड करवा देता हूँ, वो आज भेज देंगे शायद आपको, ओके। Okay, sir. चलो बाय बेटा, टेक केयर।